हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सहित विभिन्न योजनाओं की राशि जारी। कौशल विकास को बढ़ावा देगी सैनी सरकार। आईएसआई के निशाने पर था हिसार का सैन्य कैंप। हथियारों सहित आईएसआई के 9 गुर्गे गिरफ्तार। जासूसी के आरोपों पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब खटखटाएंगी सुप्रीम कोर्ट का द्वार। करीब 1 साल से जासूसी के शक में गिरफ्तार हैं ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा में रिटायरमेंट और ट्रांसफर के नियम बदले। 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग पर नई शर्तें लागू। आज गुरुग्राम में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा। राहुल गांधी होंगे शामिल। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को देंगे एकजुटता का संदेश। हरियाणा निकाय चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन। 7 निकायों के लिए 10 मई को होगा मतदान। 13 को आएंगे नतीजे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस करेगी ग्रीन टैक्स के विरोध में चक्का जाम। 21 से 23 मई तक दिल्ली एनसीआर में मालवाहक वाहनों की होगी नो एंट्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम विकास के लिए 180 करोड़ मंजूर। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी चुनौती योजनाओं के जरिए किया राशि का ऐलान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सहित विभिन्न योजनाओं की राशि आज मुख्यमंत्री ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री इन योजनाओं के तहत अब जो गरीब वर्ग है, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा आदमी है, उस तक अपने लाभ पहुंचाएंगे। जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने 1415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। नायब सिंह सैनी अलग अलग विषय पर आज बातचीत कर रहे थे और हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी को अंत्योदय बताया गया है। कंवरपाल गुर्जर, पूर्व स्पीकर
इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर गुज्जर साहब। और आज जो योजनाएं मुख्यमंत्री ने बताई हैं और जिनके जरिए खातों में पैसे पहुंचे हैं, उसको लेकर आप विस्तार से हमारे साथ जुड़े हैं। और बताइए कि क्या हैं ये योजनाएं और कैसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक आप लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी जो मुझे सुनाई दिया थोड़ा सा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडू लक्ष्मी योजना की बात जो कही है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में हरियाणा सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने ये घोषणा की और इस घोषणा को पूरा किया जी। अगर हमारे साथ के प्रदेश पंजाब को लगाएं जी, अगर पंजाब को लगाएं तो अभी तक कोई पूरा नहीं कर सका, चाहे हिमाचल को लगाएं वो पूरे नहीं कर सके, या अन्य कोई प्रदेश भी है तो उनमें से किसी ने भी इन योजनाओं को पूरा नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया जी। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमने उस टाइम कहा था कि भाई हम 2,000 रुपये पेंशन देंगे, और जब हाउस की पहली मीटिंग हुई तभी हमने निर्णय ले लिया कि हर साल में हम 200 रुपये बढ़ाने का काम करेंगे, और 200 रुपये हमने बढ़ाए। और अब भी आप देख रहे हैं कि उसी उस पर चलते 200 रुपये बढ़ा के अब हम 3200 रुपये जो है पेंशन देने का काम आज भी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव चले हैं, तो क्या इस दौरान ये घोषणा करना कहीं चुनावी फायदे के लिए तो नहीं किया ये सब आपने? नहीं, ये चुनावी फायदे के लिए तो रूटीन में हम करते रहे। जैसे ही 2014 में हमारी सरकार आई, 2014 से लेके अब तक हम हर साल 200 रुपये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये इसके फायदे के लिए तो नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है कि जो पहले घोषणा होती थी तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता था घोषणा पत्र जी। तो हमने उस शब्द को ही बदल दिया और हमने संकल्प पत्र दिया जी। और संकल्प का अपनी संस्कृति में, अपने देश में एक महत्व है। हाँ। कि जब व्यक्ति संकल्प कर देता है तो संकल्प को पूरा करना उसका धर्म, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प किए थे उनमें से मैं समझता हूं कि 30% के करीब संकल्प जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनमें से 63 संकल्प ऐसे हैं जो अभी तक पूरे कर दिए जी। तो ऐसा नहीं कि इस चुनाव की वजह से कर रहे। हाँ। तो वैसे भी हमने वो संकल्प सारे पूरे किए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े। और मुख्यमंत्री ने आज जिन योजनाओं के तहत हर व्यक्ति के खाते में कुछ ना कुछ राशि पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसको आपने हमें विस्तार से समझाया। गुज्जर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करते हैं हरियाणा की एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई के निशाने पर हिसार का सैन्य कैंप था जिसकी रेकी की जा रही थी, और ये रेकी करके जो वीडियो था इसको पाकिस्तान भेजा गया था। इसके साथ ही दिल्ली के सोनीपत के मशहूर ढाबों में से एक ढाबे को भी आतंकवादी निशाना बनाने वाले थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ में ये खुलासा किया है, और ये जो आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान का है। शहजाद भट्टी गैंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कई वीडियोस और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दहला सकती थी हिसार को या दिल्ली के समीप जो ढाबे हैं। विस्तार से शंकर आनंद से जानते हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। शंकर, क्या है पूरा माजरा, कैसे ये हाथ चढ़े स्पेशल सेल के और कहां से टिप मिली थी? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान में गैंग बस्ट करने का जो एक ऑपरेशन है, जिसमें इसका नाम भी दिया गया था गैंग बस्ट 2.0, एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स थे, उनकी जो एक साजिश थी उसके बारे में उसको बेनकाब किया गया। और जिस तरह से अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ समय के दौरान में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसके आसपास में कई सर्च ऑपरेशन की वारदात को अंजाम दिया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में
कई गैंगस्टर्स के गुर्गे जो उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से भी हाल फिलहाल में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार के दौरान में जिस तरह से बाकायदा पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के सामने आई और इस महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो बेहद चौंकाने वाला है मुकेश। देखिए मुकेश जी, इस मामले में जो जानकारी मिली है कि दिल्ली से लेकर सोनीपत का जो रास्ता है, इसमें कई ऐसे चर्चित ढाबे हैं। उस ढाबे पर हजारों के तादाद में रोजाना लोग आते जाते हैं, तो वहां पर किस तरह से एक आतंकी साजिश को अंजाम देना था और वहां पर लोगों पे हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी साजिश रची गई थी। तो इस साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में विस्तार से जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि दिल्ली और एनसीआर के कई जो मंदिर और ढाबे जो हैं वो उन आतंकियों के निशाने पे थे, जहां पर एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देते हुए एक कहा जा सकता है कि लोगों को ज्यादा लोगों को प्रभावित करने की ये साजिश थी। तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है और उसी मामले में तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से बाकायदा अगर देखा जाए तो इस मामले में अब तक पिछले कुछ समय के दौरान में दिल्ली एनसीआर के आसपास में तकरीबन 450 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 450, हालांकि पूरे गैंगस्टर्स का जो नेटवर्क है उसको कैसे ध्वस्त करना है, उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है, तो ये पूरा गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की एक कार्रवाई जो है वो दिल्ली एनसीआर में चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से बाकायदा 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जी शंकर, इस खबर पर और ज्यादा तफसील से आप नजर बना के रखें और जो भी अपडेट होता है तो नेटवर्क 18 के दर्शकों को उससे रूबरू करवाएं। बहरहाल आपका इस वक्त इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर आज की है, कल गिरफ्तार ये लोग किए गए थे, लेकिन एक साल पहले भी आलम यही था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली हैं और अब 1 साल से जेल में बंद है। ये जो वाकया है ये सिंदूर ऑपरेशन के आसपास का है और ज्योति शक के दायरे में उस वक्त आई जब इनके कुछ वीडियोस पाकिस्तान में जाकर इन्होंने बनाए और पाकिस्तान के जो आईएसआई के वरिष्ठ लोग थे उनके साथ इनके वीडियो दिखाई दिए। फिर ये चाइना भी गई, वहाँ पर भी काफ़ी सारे वीडियोस थे और फिर ये पता लगा कि लगातार ये आईएसआई के टच में हैं और देश की महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा रही हैं और आईएसआई की जो एम्बेसी है वहाँ पर इनकी मुलाकात पाकिस्तान के जो आला अफसरान है आईएसआई के उनके साथ में हुई तो और काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। तो इस आरोप में ये पिछले 1 साल से जेल में है और अब ये अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। इस पूरी विषय पर अधिक जानकारी के लिए अनन्या भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। अनन्या, क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट है? ज्योति मल्होत्रा कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करी है, किस तरीके से उनको जेल से बाहर आने का रास्ता मिले और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और बेल मांग सकती है। और ये भी उनका कहना हो सकता है कि ऑलरेडी 2 बार उनकी जो बेल है वो जो है ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से डिसमिस की जा चुकी है और उसके बाद अब ज्योति सुप्रीम कोर्ट का जब रुख करेंगी तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या उनके जो वकील हैं वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि जी, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पे जिस तरीके के आरोप है वो कहीं ना कहीं जासूसी के हैं, देश के खिलाफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के आईएसआई तक इनके लिंक्स जो थे वो ढूंढे जा चुके हैं। बट आगे क्या होता है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखता है ये भी देखना एक बहुत बड़ी रोचक बात रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या इस जानकारी के लिए और लगातार इस खबर पर आप नज़र बना के रखें और हमें अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जासूसी की इन 2 खबरों के बाद जो दिल्ली से हमारे पास आई थी, अब फिर से एक बार रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की ट्रांसफ़र और रिटायरमेंट को लेकर एक नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस इसके लिए जारी की गई हैं और कर्मचारियों को एक जगह 5 साल से ज़्यादा तैनात नहीं किया जाएगा, ये इसमें फैसला लिया गया है। सरकार ने लंबे समय तक एक ही स्थान पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए ये नई शर्तें लागू की हैं ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। हालांकि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं उन कर्मचारियों को इसमें कुछ राहत भी दी गई है। नीति के तहत सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले वाले कर्मचारियों को इसमें छूट मिल सकती है।
सरकार ने विभागों को नई नीति तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच आज कांग्रेस को एक बड़ा सियासी दिन मनाने का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में पहुंचेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की ये सद्भाव यात्रा है, जिसमें पहले पार्टी के बड़े नेता इसको उनकी अपनी यात्रा बता रहे थे। कांग्रेस के अलग अलग नेता अपनी अपनी यात्राएं निकालते रहते हैं, लेकिन इस यात्रा के जरिए इस बार ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि सभी जो कांग्रेस के नेता हैं एक साथ हैं। धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। धर्मवीर, अपडेट कीजिए, क्या है यात्रा का इस वक्त माहौल और क्या चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए करीब 4:30 से 5 बजे का टाइम जो है बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि जब राहुल गांधी गुरुग्राम के खांडसा मंडी में पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर का उनकी पैदल यात्रा होगी जो वो सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद ठीक इसी जगह पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र, उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सभी नेताओं को सूचना दी है इस कार्यक्रम की, लेकिन आज चूंकि निकाय चुनावों के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो बहुत से नेता हो सकता है कि वो उसमें बिजी होने की वजह से ना आए, लेकिन काफी लोग यहाँ आएंगे, ये उनका दावा था। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में अभी भी देखा है हमने कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार नजर आ रही है। इसी को विस्तार से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हरियाणा के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि अगर उनको बुलाया नहीं गया, वहां से संदेश नहीं आया तो वो वहां पर नहीं जाएंगे। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि सबको चिट्ठी लिख दी गई है। प्रभारी कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस है वो दो खेमों में बटी हुई नजर आती है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और दूसरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो दिल्ली से बड़े नेता हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं रणदीप सिंह हुड्डा का एक अलग गुट चल रहा है। तो क्या देख पाओगे आज आप सभी बड़े नेताओं को राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, या इसमें कोई शक है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सभी जो विधायकों को और सांसदों को न्योता दिया गया है, कहा गया है कि वो सब पहुंचे, लेकिन अभी भी जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो विधायक हैं उनका आना यहाँ पर काफी मुश्किल लग रहा है कि वो लोग कम पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अकेले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो उनके समर्थक विधायक है वो दूरियां बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं पोस्टरों की बात करूँ तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की तरफ से लगाए गए पोस्टर हैं। उनके बेटा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ से इस पोस्टर से आप देखिए कि जो विजेंद्र सिंह है या फिर वीरेंद्र सिंह है, दोनों बाप बेटों की तस्वीर गायब है, जबकि सद्भावना जो यात्रा है वो उन्होंने शुरू की थी। ठीक इसी तरह से जो यहाँ गुरुग्राम के जो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे फिर वो एक तरह से जो शहरी के ही क्यों ना हो, उनके भी जो पोस्टर लगे हैं उनसे भी इनकी तस्वीरें जो है गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है, बाकी नेताओं की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है या फिर चौधरी ब्रजेंद्र सिंह है, इन दोनों की तस्वीरें नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी ये पोस्टरों में भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अभी भी दो गुटों में है और पूरी तरह से एक साथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है और शायद इसीलिए बार बार राव नरेंद्र कह रहे हैं कि उन्होंने सूचना खाली दी है, लेकिन आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन तो हो सकता है कुछ नेता ना आए। हम कह सकते हैं कि ये बयान कहीं ना कहीं कवरअप करने की कोशिश है। जो नेता नहीं आएंगे उनको पहले से ही कवरिंग कहीं ना कहीं दे दी गई है कि जो नेता ना आए उसके लिए मीडिया में या फिर यूं कहे कि लोगों के बीच में ये संदेश ना जाए कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी का इंतजार इस वक्त आप भी कर रहे हैं और जो बाकी नेता इस वक्त आप के रडार पर होंगे, जिन पर आपका ध्यान होगा कि वो आए नहीं आए, तो इस खबर से लगातार अपडेट न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप करवाते रहें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और धर्मवीर चुनाव प्रचार की बात कर रहे थे। हरियाणा में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो आज शाम थम जाएगा। 7 निकायों में आम चुनाव और पंचायती राज के चुनावों के लिए 528 पदों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें सोनीपत, पंचकुला, अंबाला के नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा व सांपला नगर निगम पालिका के 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को इसके नतीजे आने हैं।
हरियाणा में निकाय चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो हर वक्त दिखाई दे रहे हैं। उकलाना, अंबाला, सांपला में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और दावा किया कि इस चुनाव में भी कमल का फूल हर तरफ खिलेगा और हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होगी। प्रदेश के लोगों के साथ मैंने 217 संकल्प वादे किए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार ने 63 वादों को पूरा कर दिया है और 153 वादों पे गति से काम चल रहा है। मैंने स्थानीय निकाय के जो ये चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। 10 तारीख के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और 3 गुना गति से हम काम करेंगे। और अब बात करते हैं ग्रीन टैक्स और एनजीटी शुल्क में बढ़ोतरी की। इस टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ अब ट्रांसपोर्टर्स आंदोलन और तेज करने वाले हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 21 से 23 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की सांकेतिक हड़ताल करने का संकेत दे दिया है। इस दौरान मालवाहक वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर सरकार से वादा खिलाफी और करोड़ों रुपए की वसूली होने के बावजूद सुविधाएं ना देने का आरोप लगा रहा है। संगठन का कहना है कि इससे फल, दवाइयां और जरूरी सामान ढोने वाले वाहन जो लगातार दिल्ली एनसीआर में जाते हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम भी किया जाएगा। करी है ग्रीन टैक्स लगा के हमारी रिफाइनरी से और ऑल ओवर इंडिया से हजारों गाड़ी डेली दिल्ली में घुसती है। अगर हजारों गाड़ियों का अगर हम खर्चा लगाएंगे, कितने करोड़ रुपए का डेली का खर्चा होता है और वो पर गाड़ी का खर्चा पर गाड़ी पर मालिक के ऊपर पड़ता है। तो हमारा तो यही है कि सारे पूरी एसोसिएशन इकट्ठी करके और हम जो 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे और 100% करेंगे। हमने पीछे भी स्ट्राइक करी थी, ऑल ओवर इंडिया का चक्का जाम किया था। हमारे यहाँ पानीपत रिफाइनरी से 2500 गाड़ी डेली निकलती है और चारों तरफ चावल मिल है। सभी चावल मिलों से मिला के 4000 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। मतलब हमारे सानिध्य में कम से कम मिनिमम 10,000 गाड़ी हमारी डेली निकलती है। 10,000। और आइए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में नगर निगम चुनाव के बीच कांग्रेस ने विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए शहर के लिए 180 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी के चुनाव प्रचार के दौरान शहरी चुनौती योजना के तहत मंडी शहर में सीवरेज और घाट निर्माण के लिए, बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों के लिए ये 15 करोड़ रुपए का धनराशि उपलब्ध करवाने की बात की है और इसमें शिव धाम के लिए 15 करोड़ रुपए हैं। कुल योजना जो 180 करोड़ की है, इसमें एलिवेटर बनाने की योजना भी शामिल है। इस दौरान कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में कहा है कि जो हमारा शिव धाम प्रोजेक्ट है, हालांकि वो पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था, मगर उसको कंप्लीट करवाने के लिए बजट का प्रावधान अभी भी किया गया है। एडीबी के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से उसके लिए बजट अभी भी दिया गया है, मगर उसको और मजबूती से वी आर कमिटेड, टोटली कमिटेड कि उस प्रोजेक्ट को एक वो वाइट एलिफेंट बनकर ना रहे और उसका फ़ायदा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, जिस सोच के साथ उसको बनाने का प्रयास किया गया था। क्योंकि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो और यहाँ पे एक कल्चरल हब के साथ साथ एक रिलीजियस हब हमारा मंडी जो छोटी काशी है वो आने वाले समय में बने। उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए भी हमने एक एलिवेटर का प्रपोज़ल करीबन 15 करोड़ रुपए का आपके मंडी शहर से ऊपर जो है वो इसके लिए शिव धाम के लिए रखा है। उसका भी हमने इसमें बजट का प्रावधान किया है
उसकी वायबिलिटी, हालांकि मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हालांकि हमने इसके लिए बजट का प्रावधान किया है, मगर फिर भी हम प्रयास करेंगे क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी हमको बनानी है। हमने कई जगहों पे देखा एस्केलेटर शुरू कर दिए मगर बाद में वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कल को पूरी ना हो। हालांकि बजटरी प्रोविजन है बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड अगर उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बैठती है या नहीं बैठती है। इतना उसमें जो है वॉल्यूम टूरिस्ट का उसमें जाएगा, लोकल्स का उसका जाएगा, उसके बाद उसको देखेंगे कि उसमें एलिवेटर बनना है या एस्केलेटर बनना है। मगर हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिव धाम के लिए मंडी शहर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको भी हमने इसके लिए इसमें। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं हरियाणा का। पिछले साल बाढ़ की कहर से तबाह हुए यमुनानगर के गांव को इस बार सुरक्षित रखने के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून से पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। यमुना, पथराला और सोम नदी के किनारों पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से इसको मजबूत किया जा रहा है। तिहाना गांव में सोम नदी के तट पर पत्थर डालकर कटाव रोकने का काम अब भी जारी है। पिछले साल यहां पर लगभग इसी पानी के बहाव के कारण 80% जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी और दर्जनों गांव जलमग्न हो गए थे। विभाग ने 15 जून तक सभी सुरक्षा कार्य पूरे करने की डेडलाइन की है ताकि मानसून के नुकसान से बचा जा सके। यमुनानगर में हर साल पथराला, यमुना नदी और सोम नदी के तटों को पक्का किया जाता है ताकि गांव में पानी ना घुसे। इसके अलावा जो नदी से सटे हुए जो खेत हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। हालांकि हर साल जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाते हैं ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। इस वक्त मैं तिहानो गांव के पास मौजूद हूं और यह सोम नदी है जहां हर साल जो है मानसून सीजन में पानी जो है आगे बढ़ता है और जब यह अपने उफान पर होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है गाँव में पानी घुसता तब होता है। इसके अलावा जो किसानों के जो खेत है उसमें पानी घुस जाता है जिससे फसलें जलमग्न हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है जो सिंचाई विभाग की तरफ से जो है अस्थाई बैग जो है मिट्टी के लगाए गए हैं ताकि पिछले सीजन में गांव या खेतों में पानी ना घुसे। लेकिन इस बार जो है तिहाने गांव को जो है और ज़्यादा मजबूती देने के लिए और पानी इससे जो फसलें जलमग्न हों उससे बचाव के लिए जो है इस बार जो है सिंचाई विभाग की तरफ से एक बड़ा ठेका जो है वो यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पत्थर के बड़े बड़े स्टॉक जो है दोनों तरफ लगाए गए हैं ताकि समय पर जो है यहाँ पर इनको लगाया जाए और जो नुकसान है उसको रोका जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है पत्थरों के बड़े बड़े स्टॉक जो है वो लगाए गए हैं और 15 जून तक जो डेडलाइन है उसे पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह के दावे अधिकारियों की तरफ से है और जो एसएनसी ने जो ठेके लिए हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि हर साल जो है करोड़ों रुपए के जो ठेके जो है वो जो तट हैं नदी के उनको पक्का करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा जो परवेज की ये रिपोर्ट आप यमुनानगर से देख रहे थे। अब देखते हैं कि ये जो इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है क्या ये मानसून के आगे टिक पाएंगे या नहीं, इसका जवाब भविष्य में है। लेकिन बहरहाल न्यूज़ 18 के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, तो इसे हम विराम देते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं आए और यूं लौटे ताज़ा खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ।